हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का क्यूज आज 13वां दिन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, मैमटस बादल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन हैं, चारों कथन को देखते हैं। कह रहा हाल ही में इसरो के वैज्ञानिक ने मैमटस बादल की निर्माण प्रक्रिया एवं संरचना की व्याख्या की। दूसरा कथन है, मेमटस बादल सामान्य एवं विशेष बादलों का एक प्रकार है। तीसरा, इसका आकार उभरी हुई आकृति से लेकर बादल की ऊपरी सतह से लटकी एक लंबी ट्यूब के समान हो सकता है। चौथा है, बड़े आकार के कपासी बादलों में विक्षोभ से निर्मित होने के कारण मेमटस बादल झंझावात उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखना है, ये इसरो नहीं नासा ने किया है। ठीक है, तो ये नासा ने किया है, नहीं कि इसरो। तो पहला कथन तो गलत है उसके अनुसार, इसलिए 3 कथन बाकी सही है। तो ऑप्शन सी होगा, केवल 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब है मेमटस बादल चर्चा में क्यों। करा हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने मेमटस बादल की निर्माण प्रक्रिया एवं संरचना की व्याख्या की है। प्रमुख विशेषताएं, मेमटस बादल सामान्य एवं विशेष बादलों का एक प्रकार है जिनका निर्माण बादलों के आधार से उभारों की एक श्रृंखला के रूप में होता है। इसका आकार उभरी हुई आकृति से लेकर बादल की ऊपरी सतह से लटकी एक लंबी ट्यूब के समान हो सकता है। बड़े आकार के कपासी बादलों में विक्षोभ से निर्मित होने के कारण मेमटस बादल झंझावात उत्पन्न करते हैं। कर इसमें आपस के क्षेत्रों में ओलावृष्टि, भारी बारिश एवं बिजली गिरने की संभावना होती है। हालांकि ये अन्य प्रकार के बादलों पर भी निर्मित हो सकते हैं जो वर्षा का कारण नहीं बनते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन है। तो आज जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि पिछले बार से ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन है वो करंट बेस्ड होता है। ठीक है, करा है जलवायु तापन के कारण वर्षा में पर्याप्त वृद्धि से जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। दूसरा है, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु से देश में लगभग 5 से 33% अधिक वर्षा का अनुमान है। कुल मिलाकर देश में जल विद्युत क्षमता में 10 से 23% की वृद्धि का अनुमान है। उत्तर एवं दक्षिण भारत के बांधों की तुलना में मध्य भारत के बांधों में जल प्रवाह व जल विद्युत उत्पादन की संभावना अधिक है। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन डी सही है। चारों यहाँ पे जो कथन है 1 2 3 4 चारों सही है। जलवायु परिवर्तन से जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि चर्चा में क्यों। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने भारत के 46 प्रमुख बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में हाइड्रोक्लाइमेटिक परिवर्तन एवं इससे जल विद्युत उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। प्रमुख बिंदु है, अनुमानित वृद्धि क्या है देखना है। कर जलवायु तापन के कारण वर्षा में पर्याप्त वृद्धि से जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु से देश में लगभग 5 से 33% अधिक वर्षा का अनुमान है। करा इसके परिणाम स्वरूप जलाशयों में जल प्रवाह में बढ़ोतरी 7 से 70% होगी। इससे अधिकांश बांधों के जल विद्युत उत्पादन में 9 से 36% की वृद्धि की संभावना है। कुल मिलाकर देश में जल विद्युत क्षमता में 10 से 23% की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि देश के प्रमुख बांध पहले से ही अपनी अधिकतम भंडारण क्षमता प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए अत्यधिक एवं अचानक वर्षा से बाढ़ की समस्या में वृद्धि हो सकती है। संभावित क्षेत्र क्या है। उत्तर एवं दक्षिण भारत के बांधों की तुलना में मध्य भारत के बांधों में जल प्रवाह जल विद्युत उत्पादन की संभावना अधिक है। कर उत्तर भारत के लिए प्रक्षेपित वैश्विक तापन बर्फ एवं हिमनदों में कमी ला सकता है। इससे कालांतर में बर्फ से पिघलने वाले जल का योगदान कम हो सकता है। कर भविष्य में भारत के मध्य एवं दक्षिणी भाग की तुलना में उत्तरी भाग में अधिक तापन का अनुमान है। इससे उत्तर एवं मध्य भाग में वर्षा में अधिक वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि गंगा महानदी, ब्राह्मणी एवं पश्चिमी तट की नदी घाटियों में निर्मित कुछ बांधों में जल प्रवाह कम होने का अनुमान है। कर जल प्रवाह में यह कमी वर्षा में वृद्धि की तुलना में अधिक ऊष्मन के कारण वायुमंडलीय जल की मांग में अधिकता के कारण होगी। कर हाल ही की खबरों में रहा EHGL, ठीक है ना, क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पूर्वी अफ्रीका और दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश, ऑप्शन ए। बी है अब अफ्रीकन गैटलैक्स के देश। सी है अफ्रीका में साहिल क्षेत्र के पश्चिमी भाग में तटीय देश। डी है 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे जो है ना 1 और 2 दोनों क्या है, कथन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की एक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2023 तक ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ग्रेट लैक्स क्षेत्र में लगभग 11.71 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति थे। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चौथा है ना, सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र, कह सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के संवहन क्षेत्र में डायनमो प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। कह सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है और समय के साथ बदलता नहीं है। तीसरा है सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन 11 साल के सौर चक्र से होते हैं। तो ये टाइमिंग तो याद रखना सही है, नहीं तो टाइमिंग में भी गलती होता है, लेकिन ये सही है। आगे है कि सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है या अस्थिर रहता है। यहाँ पे आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, तो ये अस्थिर रहता है और समय के साथ बदल भी सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन कथन गलत है। फिर है सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के संवहन क्षेत्र में डायनमो प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, और ये प्रक्रिया ठीक है डायनमो प्रक्रिया द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो ये सही है, 3 सही है, केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र, करा सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के संवहन क्षेत्र में एक डायनमो प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में सूर्य के संवहन क्षेत्र के भीतर द्रव गति, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धाराओं की परस्पर क्रिया शामिल है, और यह सूर्य की परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। अतः कथन एक सही है। सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं रहता है, बल्कि समय के साथ बदलता रहता है। ये विविधताएं सूर्य की गतिविधि से जुड़ी हैं, जिसमें 11 साल का सौर चक्र भी शामिल है। सौर चक्र को सूर्य की गतिविधि में आवधिक परिवर्तन की विशेषता है, जिसमें सूर्य कलंक की संख्या और सौर विकिरण का स्तर और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और विन्यास शामिल है। इसलिए कथन 2 गलत है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्थिरता की बात हो रही थी। यहाँ पे स्थिर नहीं रहता है, बल्कि समय के साथ बदलते रहता है, उसके अनुसार कथन 2 गलत है। करा सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन 11 वर्षीय सौर चक्र से जुड़े हैं। सौर चक्र के दौरान सूर्य चुंबकीय क्षेत्र आवधिक परिवर्तन से गुजरता है। चक्र के चरम पर चुंबकीय ध्रुवता उलट जाती है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में ये परिवर्तन सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र में परिलक्षित होते हैं। अतः कथन 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सीमा उत्तर में भूमध्य सागर, फिलिस्तीन की गाजा पट्टी और उत्तर पूर्व में इजराइल और पूरब में लाल सागर से लगती है। फिर है उत्तर पूर्व में अकावा की खाड़ी मिस्र को जॉर्डन और सऊदी अरब से अलग करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार ये करना है कि इसकी सीमा किसकी, यहाँ पता नहीं चल रहा है, तो ध्यान देना है कि मिस्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मिस्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो ये दोनों कथन यहाँ पे केवल 2, केवल 1, केवल 2, सभी कोई नहीं, तो केवल 2, तो फिर केवल 2 करने की ज़रूरत ही नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। और डी, सॉरी, हाँ, कौन सा कथन गलत है, सही की बात नहीं है, तो कोई नहीं। ठीक है, मिस्र आधिकारिक तौर पर अरब गणराज्य मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है, जो सिनाई प्रायद्वीप द्वारा निर्मित एक भूमि जल के माध्यम से अफ्रीका के पूर्वोत्तर कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने तक फैला हुआ है। इसकी सीमा उत्तर में भूमध्य सागर, फिलिस्तीन की गाजा पट्टी और उत्तर पूर्व में इजराइल और पूरब में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया से लगती है। कह रहा है उत्तर पूर्व में अकावा की खाड़ी मिस्र को जॉर्डन और सऊदी अरब से अलग करती है। काहिरा मिस्र की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागरीय तट पर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और पर्यटन केंद्र है। लगभग 100 मिलियन निवासियों के साथ मिस्र विश्व का 14वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और नाइजीरिया और इथोपिया के बाद अफ्रीका में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मिस्र का इतिहास किसी भी देश के सबसे लंबे इतिहास में से एक है। इसकी विरासत नील द्रोणी के साथ 6ठी-4ठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की है। सभ्यता का उद्गम स्थल माने जाने वाले प्राचीन मिस्र में लेखन, कृषि, शहरीकरण, संगठित धर्म और केंद्र सरकार के कुछ शुरुआती विकास देखे गए हैं। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वतमाला पूर्वोत्तर गुजरात से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है और दिल्ली में समाप्त होती है। बनास, सलूनी, साबरमती और सखी इस श्रेणी से होकर बहने वाली प्राथमिक नदियां हैं।
इसमें गुलाबी रंग के क्वार्टजाइट के विशाल विस्तार के साथ साथ रेत और पत्थर के विशाल चित्र शामिल है। तो देखते हैं कहीं गलती तो नहीं है। तो अरावली पर्वतमाला पूर्वोत्तर गुजरात से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है, दिल्ली में समाप्त होती है। तो ये पहला कथन जो है ना गलती है, बाकी दो कथन सही है। ऑप्शन बी सही होगा, केवल दो सही होगा। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में जो गलती सिर्फ उसी को देखना है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में से एक है। अनुमान है के अनुसार इसका निर्माण लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तक फैली हुई, लगता है कुछ हमने छोड़ दिया है। भौगोलिक दृष्टि से यह दिल्ली के पास से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली उधर हम जब देखें तो दिल्ली में ख़त्म होती है लिखा हुआ है। दक्षिण हरियाणा से होकर गुजरती है और राजस्थान राज्य और गुजरात राज्य के एक छोटे हिस्से से होकर गुजरती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। तो गलती वो नहीं है, जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू भी हो सकता है। सॉरी, समझाने का गलत तरीका है। यहाँ पे उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पंजाब कहीं नहीं है आपके डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे पंजाब है, कारण ये है गलती का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म संक्रांति जो 21 जून या उसके आसपास होती है, उत्तरी गोलार्ध में दिन के उजाले की सबसे लंबी अवधि वाला वर्ष का दिन है। दूसरा है 21 दिसंबर या उसके आसपास होने वाला शीतकालीन संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में दिन में के उजाले की सबसे कम अवधि वाला वर्ष का दिन है। तो 21 जून सबसे बड़ा दिन है और एक तरह से 21 दिसंबर जो भारत में सबसे छोटा दिन है। और क्रिसमस जब बनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना सबसे बड़ा दिन होता है, भारत में नहीं होता। बड़ा दिन करके मनाते हैं, बट वो बड़ा दिन जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, भारत में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 21 दिसंबर के आसपास ही 25 दिसंबर पड़ता है, तो उसको फिक्स कर दिया गया है। और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो यहाँ पे तीनों कथन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। कैनरी द्वीप समूह, कैनरी द्वीप समूह को प्रायः कैनरी के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एक द्वीप समूह है जो स्पेन से संबंधित है और एक स्वायत्त समुदाय का दर्जा प्राप्त है। वे उत्तरी अटलांटिक महासागर में मैक्रोनेशिया नामक क्षेत्र में स्थित हैं, अतः विकल्प 2 सही है। करेक्ट। कैनरी द्वीप मोरक्को के पश्चिम में केवल 100 किलोमीटर या 62 मील की दूरी पर स्थित है, जो उन्हें अफ्रीकी मुख्य भूमि के निकटतम बिंदु बनाता है। स्पेन के सभी स्वायत्त समुदायों में कैनरी द्वीप समूह को सबसे दक्षिण होने का गर्व प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें और भी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए लेकिन जोड़ा नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार कीजिए। रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन ऐसा है कि उपयुक्त में से कितने राष्ट्र आर्कटिक महासागर के साथ भूमि साझा करते हैं? तो यहाँ रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो पांचों देश है ना आर्कटिक महासागर के साथ भूमि साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से ध्यान रख सकते हैं और इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो यहाँ पे आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा उसके अनुसार, क्योंकि पाँचों है। तो कौन कौन सा है? रूस है, ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो आर्कटिक महासागर के साथ अपनी भूमि को साझा करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर विश्व के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। यह उत्तरी गोलार्ध में और अधिकतर आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। यह लगभग पूर्णतः यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर के तटीय सीमा साझा करने वाले राष्ट्र हैं रूस, नॉर्वे, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का राज्य के माध्यम से वो टच करता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर के साथ। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान देना है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भारत में उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक आश्चर्यजनक राष्ट्रीय उद्यान है। तो विकल्प एक सही है।
उद्यान से घिरा क्षेत्र केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में है। उद्यान को 1989 में स्थापित किया गया था और इसमें लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यह उद्यान भागीरथी नदी के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्र में स्थित है, जो गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस उद्यान का नाम गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है, जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। इस उद्यान के परिदृश्य में उबड़ खाबड़ इलाकों, गहरी घाटियों और जीवंत जंगली घास के मैदानों के साथ देवदार और सानोवर के जंगलों का प्रभुत्व है। उद्यान उच्च ऊंचाई वाले वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का घर है। पशु जीवन में हिम तेंदुआ, जंगली बकरी, आइवैक्स, तहर, हिमालयन बारबेट, तितर, कपोत, कबूतर, तोता, कोयल, उल्लू और कई अन्य प्रजातियां शामिल है। उद्यान में औषधीय पौधों की कई प्रजातियां भी पाई जाती है। उद्यान का अत्यधिक धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसमें गंगोत्री मंदिर है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा के पवित्र स्थानों में से एक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार कीजिए। तो रवांडा, युगांडा, केनिया, तंजानिया, मलावी, सूडान। तो उपयुक्त में राष्ट्रों में से कितने राष्ट्र विक्टोरिया झील के साथ भूमि साझा करते हैं? तो केवल 3। वो कौन कौन है? युगांडा है, केनिया है, तंजानिया है। 2, 3, 4, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन यही होता था 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, और इसी को हटाया गया है। तो आइए, यहाँ पे युगांडा, केनिया और तंजानिया जो है विक्टोरिया झील के साथ भूमि साझा करता है। और एक और हमने भूमि साझा की बात किया था, वो किस में था? आर्कटिक महासागर के साथ, ठीक है। तो देख सकते हैं विक्टोरिया झील के बारे में थोड़ा सा। कह विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और नदी नील नदी का मुख्य जलाशय है। झील तटरेखा को 3 राष्ट्रों केनिया 6%, तंजानिया 51% और युगांडा 43% द्वारा साझा किया जाता है। तब विकल्प 2 सही है। घाटी को 6 राष्ट्रों बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, रवांडा, तंजानिया और युगांडा द्वारा साझा किया जाता है। झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल के मत्स्य पालन का समर्थन करती है। यह प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन मछली का उत्पादन करती है और 4 मिलियन लोगों की आजीविका का समर्थन करने में 2 लाख लोगों को रोजगार देती है। झील के लिए प्रमुख खतरे हैं निर्वनीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन, आर्द्र भूमि क्षरण और शहरी क्षेत्रों, उद्योग और कृषि भूमि से निर्वहन है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया ज्योग्राफी से। तो मिलते हैं अगले दिन इकोनॉमिक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।